हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th वालों का विज्ञान का मॉडल पेपर, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है 2024 और 25 के लिए। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है आपका जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। दो पृष्ठों से घिरे हुए कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं क्या कहलाता है? गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस या समतल दर्पण क्या कहलाता है? आपका गोली लेंस कहलाता है। ठीक है, देखते हैं। आपको बेटा ये जो है सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में आपको मिल जाएगा, तो सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों क्या कहलाता है? गोली लेंस कहलाता है। दूसरा देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या रखा है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? ठीक है, या किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अवतल दर्पण जो है वस्तु जो है उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या रखा है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं भाई। आपका ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में 2F और अनंत के बीच में अगर हम कोई वस्तु रख दें तब जो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा आपसे, अगला प्रश्न आपका पांचवा क्या रखा है कि कॉलम A में दी गई राशियों के सुमेलन कॉलम B में दिए गए SI मात्रकों से कर सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो क्या करना है। पहला आपको A और B कॉलम आपको दे रखा है, तो देखेंगे विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो बेटा A को किससे मिलाएंगे हम? 1 को इससे 4 से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो 2 को बेटा 1 से। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, तो 3 को 2 से। और विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, तो 4 को 3 से। इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो बेटा हल कर रखा है। विद्युत विभव का वोल्ट यानी 1 का 4, दूसरे का पहला, तो दूसरे 1 का 4 दूसरे का पहला। इस तरीके से जो ऑप्शन जो है आपका पांचवा जो सवाल आपका जो क्वेश्चन है उसका जो है डी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। ठीक है, अगला देखते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में समायोजित ऊष्माओं का अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक है, दो चालक तार है जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास कैसे समान है, तो क्या है इनका प्रतिरोध दोनों का कैसा होगा? समान होगा। तो दोनों का प्रतिरोध हम R मान लेते हैं। पहली स्थिति जो है वो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जो है जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे उसको हम R1 मान लेते हैं। तो बेटा दो तार का प्रतिरोध R और R माना है, तो R + R = 2R। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब समांतर क्रम में R प्रतिरोध माना है, तो बेटा इसको हम समांतर क्रम में R2 मान लेते हैं तुल्य। तो 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/R + 1/R। तब 1/R2 बराबर हो जाएगा 2/R। बेटा व्युत्क्रम कर लेंगे तो R2 आ गया 2R/2। ठीक है, अब R1 और R2 का मान जो है वो हम यहाँ ऊष्मा का अनुपात क्या होता है? H1/H2 बराबर R2/R1। अब R2 क्या है? R/2 है। ठीक है, अब आपका R1 जो है वो आपका कितना है? 2R है, तो 2R लगा दिया क्रॉस। अब आपको अंदर अंदर और बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देना है। तो R का R में R हो गया और 2 का 2 में 2 दूना 4R। R से R एक बार कैंसिल, तो 1:4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका C वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या रखा है। किसी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र
कैसा होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो ठीक है, विद्युत धारावाही सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? समान होता है। सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? समान होता है। तो इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, सभी बिंदुओं पर जो है वो कैसा होता है? समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, सी का। ठीक है, अगला देखते हैं 8। सवाल नंबर या क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका क्या रखा है? का संरचनात्मक सूत्र बताइए। तो बेंजीन का सूत्र आपको पता है C6H6 होता है। ठीक है, और उसकी जो संरचना है वो इस तरीके से एक रिंग के रूप में होती है, जिसमें C जो है वो आपका 1 2 3 4 5 6 C होते हैं। H जो है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जो सिंगल और डबल बॉन्ड से जो है अपना अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला जो संरचना सही है। तो देखेंगे इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो 8वें का सही है। अगला देखते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रखा है? निम्नलिखित में समजाती श्रेणी क्या है? तो समझते हैं समजाती श्रेणी। ठीक है, समजाती श्रेणी समझते हैं क्या है भाई? समजाती श्रेणी वे यौगिक होते हैं जिनमें समान संरचना होती है और समान समूह होते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे पहली जो है आपका CH4 और C2H6 ये एल्केन समूह है, इसलिए ये हो जाएगा आपका समजाती। अन्य जो है इस तरीके से हमने दे रखा है, आपको लिख रखा है CH3OH तथा CH3COH। इसमें CH3OH है आपका एल्कोहल और आपका ये जो है CH3COH ये कार्बोक्सिल एसिड है, इसलिए ये आपका समजाती श्रेणी में नहीं होगा। इस तरीके से आपको दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या क्या रखा है? ठीक है, 10 देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो जो पहले यानी प्रारंभ में प्रकृति से यानी भूमि से जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? खनिज। ठीक है, पहली अवस्था में जो भी भूमि से जो पहली अवस्था में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो भी आपके यौगिक या आपके जो भी पदार्थ हैं या तत्व हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का pH मान 5.5 से अधिक होने पर, या मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर, या मुंह का pH मान 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका मुंह का जो pH मान है वो 5.5 से यदि कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत जो है वो आपके उखड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। बेटा ये आपको PDF अगर आपको लेना है तब डिस्क्रिप्शन में जाके बेटा आपको डाउनलोड हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट या हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा तर्क आपको दे रखा है जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये जो है ये आपका जो आपको अभिकथन जो दिया है वो आपका सही है, और तर्क जो आपको दिया है नीचे सेकंड में कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, और नीचे वाली जो अभिक्रिया है वो आपकी क्या? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जिंक यानी Zn और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो आपका मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। जिंक और ऑक्सीजन मिलकर जिंक ऑक्साइड बनाते हैं, ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ऊपर वाला जो है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल वाली, और आपका जिंक और ऑक्सीजन वाली संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि तर्क दोनों सही हैं, परंतु तर्क जो है अभिकथन का कोई स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, जो है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, परंतु तर्क जो है अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो बेटा ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या रखा है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए।
ठीक है। अब आपको यहाँ संतुलित करना है। साधारण भाषा में हम आपको बता दें कैसे करना है आपको। देखो NaOH यहाँ दे रखा है, यहाँ आपको इतना दे रखा है, तो क्या है Na और OH यहाँ से निकाला, यहाँ से Na यहाँ से OH निकाला तो यहाँ H रह गया और यहाँ रह गया CH3COOH, तो यहाँ हो जाएगा आपका CH3COOH इस तरीके से। ठीक है, क्या हो जाएगा CH3COOH। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोबारा समझ ले कि आपको देखना है RHS में देखना है CH3COONA प्लस आपका H2O है और यहाँ NaOH है। अब संतुलित अवस्था में करने के लिए दोनों जो है आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं Na यहाँ है, Na यहाँ है। ठीक है, अब आपको OH देखना है तो OH यहाँ से निकाल लिया H2O में से, तो H आपका ये बचा और CH3COO ये रहा, H ये रहा, तो हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 14 वो आपका देख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या क्या रखा है। ठीक है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, ग्रासनली या फिर फेफड़ा। बीमा है नासा मार्ग, नासाद्वार, फिर उसके बाद आपका श्वास नली, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, कूपिकाएँ, फिर कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फिर फेफड़ा। फिर आपका ये हो जाएगा नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कूपिकाएँ। अब देखेंगे हम नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कूपिका, ये वाला ऑप्शन जो है डी वाला आपका सही हो जाएगा। समझते हैं इसमें। देखो नासा मार्ग के बाद ग्रसनी में जो है सांस जाती है, उसके बाद स्वरतंत्र यानी कंठ में जाती है, उसके बाद वायुनाल में जाती है, वायुनाल यानी कि श्वास नली में, उसके बाद कूपिका में जाती है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कूपिकाएँ। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 15वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़िए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है? पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं। तो इसका बेटा इस तरीके से हम समझ लेते हैं पहले क्या है। तो इसमें लिख रखा है आपका मानव पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, इन गुणसूत्रों के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इन गुणसूत्रों के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? कथन और जो कारण है ये दोनों कैसे हैं? सही हैं, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। मानव पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। इन गुणसूत्रों के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, 16 देखते हैं। 16 क्या कह रखा है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो सही दिशा देखते हैं। डेंड्रॉइड, कोशिका, अक्षतंतु और अक्षतंतु सिरा। ठीक है, अब डेंड्रॉइड से चलता है तो हम देखेंगे डेंड्रॉइड से चलेंगे फिर कोशिका में जाएंगे। ठीक है, इससे हम डेंड्रॉइड कहते हैं और ये जो है आपकी कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो हम देखते इसको ध्यान रखेंगे, ये डेंड्रॉइड है, ये कोशिका है। अब देखो ये कोशिका से डेंड्रॉइड में जा रही है तो ऊपर वाला तो गलत हो गया। ठीक है, इस चिन्ह को देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे दूसरे में, ये कोशिका से डेंड्रॉइड में जा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर हम देखेंगे सी में, अब डेंड्रॉइड से ये कोशिका में जा रहा है, फिर आपका सिरा है उसमें जा रहा है, फिर आपका डेंड्रॉइड से फिर आपका कोशिका, फिर सिरा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो है ये वाला, ये जो दिख रहा है इससे हम क्या कहेंगे? डेंड्रॉइड कहेंगे, और ये जो है ये आपकी कोशिका कहलाती है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 17वां क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 17 है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं का उपापचयन का नियमन करता है। सी कह रखा है, संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि में
आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी क्या रखा है, थायराइड को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो 3 जो आपको बी सी डी है ये आपके सही हैं। कौन सा है, जो आपका ए है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत है और यही पूछ रखा है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि थायरॉक्सिन के संश्लेषण में लौह की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और क्या रखा है इसमें, होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या रखा है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका हो जाएगा बेटा 18। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18 आपसे क्या रखा है, देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में है। तो इस तरीके से आपका बीज पत्र आपको दे रखा है, एक बीज दे रखा है और बीज जो है अंकुरित बीज आपको दे रखा है। अब आपको बताना है इसमें से, तो ए बी सी। अब ए जो है इसको हम क्या कहते हैं, ए इसको हम कहते हैं प्रांकुर, ऊपर वाला भाग इसको क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका बीज का जो भाग है खुला हुआ, इसे हम बीज पत्र कहते हैं। और नीचे जो जड़ की तरफ जो हिस्सा होता है नीचे की तरफ, इससे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रांकुर, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बीज पत्र, और सी जो है वो हो जाएगा मूल्यांकुर। तो हो जाएगा प्रांकुर, बीज पत्र और मूल्यांकुर। सी वाला ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 19वां सवाल देखते हैं, या 19वां क्वेश्चन कह सकते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। तो बेटा इसको देखते हैं पहले, 19वां जो उसको देखते हैं। ठीक है, 19वां देखते हैं। जनन के अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता क्यों होती है, देखते हैं। इसमें केवल एक जनन भाग लेता है और युग्मक शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे इसमें केवल एक जनन भाग लेता है और युग्मक शामिल नहीं होते हैं। फिर अगला, जनन लैंगिक जनन से पहले होता है या जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो आपका पहला जो दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पर, केवल एक जनन भाग लेता है और युग्मक शामिल नहीं होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा, ये वाला आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रखा है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तीसरे पोषी स्तर पर, तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। ठीक है, तीसरा पोषी स्तर यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता आहार श्रृंखला में तीसरे श्रेणी में आते हैं। ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे कि सांप चूहे को खाता है। इसका मतलब सांप क्या है, एक मांसाहारी जीव हो गया, मांसाहारी प्राणी हो गया। तो इस पर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला है वो सही हो जाएगा। यानी कि तृतीयक पोषी स्तर में कौन आता है, मांसाहारी प्राणी आता है। ठीक है, अब देखते हैं खंडवा। खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न है, उपखंड 1 और 2 और 3 इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो उपखंड 1 जो है उसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहले का पहला, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष समझते हैं, यदि किसी मनुष्य को वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, या हम कह सकते हैं कि उसके आँख की रोशनी कम हो जाए, तब दृष्टि दोष कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यह होते हैं आपके जरा दूरदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष और निकटदर्शी दोष। ठीक है, तो निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष और जरा दूरदर्शी दोष। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखते हैं भाई, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष देखते हैं। दृष्टि दोष का मतलब है आंखों की रोशनी कम होना। जब मनुष्य को वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें तो उससे क्या हो जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है। प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अगला जो है पहले का दूसरा देखते हैं। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसको देखते हैं। इंद्रधनुष बारिश के बाद ही दिखाई देता है क्योंकि इसे बनने के लिए पानी की बूंदों की ज़रूरत होती है। ये बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं।
जब सूरज का श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश इन बूंदों से गुजरता है तो अलग अलग रंगों में बट जाता है और हमें खूबसूरत रंग नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पहले के दूसरे का। दूसरा देखते हैं दूसरे का पहला क्या है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। अगला देखते हैं, अगला क्या क्या रखा है आपका, वो आपका क्या रखा है दूसरे का पहला अगला दूसरे का पहला उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, वो आपका हो गया है। अगला देखते हैं दूसरे का दूसरा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, टॉर्च, सर्चलाइट, वाहन की हेडलाइट में। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, वाहनों की साइड मिरर में। तीसरे का पहला क्या रखा है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है, यहाँ करके दिखा देते हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोध यानी प्रतिरोध R वो आपका है 4 ओम। ठीक है, प्रति सेकंड यानी समय जो है T वो आपको 1 सेकंड दे रखा है। ठीक है, ऊष्मा H जो है वो आपको दे रखी है 100 जूल। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर पूछा है, यानी B आपसे पूछा है। क्या पूछा है, विभवांतर। तो चूंकि H का फॉर्मूला क्या होता है, H का फॉर्मूला आपका क्या होता है बताइए। H का फॉर्मूला हो जाता है आपको क्या दिया है, R दिया है, T दिया है और आपको H दिया है, तो हो जाएगा आपका B²T/R। ठीक है, H कितना है 100 है, B कितना है निकालना है, T है 1 और R जो है वो आपका 4 है, बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 का 4 भी 400, B² B बराबर बेटा वर्ग घटाएंगे वर्गमूल लग जाएगा। अब 400 किसका वर्ग है, 20 का, किसका है 20 का, तो 20 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध 4 ओम है, समय जो है 1 सेकंड है, ऊष्मा जो है आपका H वो आपका 100 जूल है, विभवांतर पूछा है, तो H बराबर B²T/R लगा देंगे। यहाँ से B² का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या तो HR/T और H का वैल्यू कितना है 100 है, ये 4 हो गया, 400 हो गया, 20 से बेटा वर्ग घटाओ वर्गमूल लगा दिया, 400 किसका है 20 का है, तो 20 वोल्ट इसका आंसर आ गया। तीसरे का दूसरा देखते हैं। 20 वोल्ट प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति जो है वो 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, तीसरे का फर्स्ट था, और हम सेकंड इसको देखते हैं। सेकंड क्या क्या रखा है, 20 ओम प्रतिरोध यानी R आपको दे रखा है कितना 20 ओम। ठीक है, धारा कितनी दे रखी, धारा I से लिखते हैं बेटा, कितना दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, समय जो है T वो कितना है, वो आपका है 30 सेकंड। पूछा क्या है आपसे, H पूछा है, H बताइए। ठीक है, चूंकि हमें सूत्र पता है ऊपर से ही देख लेते हैं। H बराबर क्या होता है B²T/R और B बराबर क्या होता है बेटा IR। B बराबर क्या होता है IR। तो हम एक काम करेंगे, इसमें H जैसा वैसा इस B की जगह पर लगा देंगे IR, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, T/ कितना बेटा R, एक R से एक R कैंसिल, तब हो जाएगा आपका H बराबर I²RT। क्या हो जाएगा I²RT। I कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग, R कितना है आपका, R है आपका 20 और T कितना है आपका 30 है। ठीक है, 5 पंजे 25 और 30 दूना कितना हो गया आपका 60
25 छक्का कितना हो गया आपका 150 और 2 जीरो ये तो हो गया आपका 1500 जूल। कितना आ गया 1500 जूल आपका ये आंसर आ गया। देखते हैं, ठीक है। प्रतिरोध R आपको 20, धारा I 5, समय T 30, ऊष्मा H आपको निकालनी है। तो क्या करना है, H बराबर I² RT, यहाँ से हमने ये निकाल लिया है सूत्र को, यहाँ देख सकते हैं आप। I जो है 5 है तो 5 का वर्ग, R जो है 20 है और T है आपका 30, तो बेटा 5 का वर्ग 25 हो गया, 20 × 30 हो गया, 25 दूना आपका कितना हो गया 50, तो 500 ये 30 ये और 5 15, 1500 जूल, ये आपका आंसर आ गया। चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या रखा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है, क्या कहेंगे, यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तब वहाँ पर दो जो है वो दिशाएं हो जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, या हम ऐसे लिखेंगे, यदि दो चुंबक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो काटने वाले बिंदु पर चुंबक की सुई रखने पर दो दिशाओं को एक साथ इशारा करेगी, जो कि संभव नहीं है। कोई सुई एक ही बार में दो जगह इशारा नहीं करेगी ना एक ही टाइम पे। तब देखें, अब अगला देखते हैं बेटा, अगला जो है दूसरा, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। तो आपको पता है ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वक्र बनाती हुई चलती हैं। ठीक है, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हमको लिखना है, N से S की ओर चलती हैं तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की पर वापस जाती हैं। जहाँ रेखाएं पास पास होती हैं, जहाँ रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, दो बताने हैं। ठीक है, तीसरा पूछ रखा है आपसे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिक होगा। देखते हैं, जब विद्युत धारा की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत हो। कैसे हो, लंबवत हो, तब धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है, धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है वो कैसा होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको बेटा इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला जो है वो रहेगा आपका चौथे का अथवा। क्या रहेगा, चौथे का अथवा। दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला आपसे पूछ रखा है, ध्यान से देखें, पहला पूछ रखा है आपसे, फ्यूज तार विद्युत संधारित्र को का बचाव किस प्रकार करता है। तो फ्यूज तार का एक सीधा सा फंडा ये है कि जब भी विद्युत धारा या करंट ज़्यादा फ्लो होता है तब फ्यूज तार जो है पिघल जाता है, जिससे हमारा परिपथ जो है बच जाता है, खराब होने से बच जाता है। तो यही हम लिखेंगे इसमें, यदि परिपथ में बहुत अधिक धारा या करंट बहने लगती है तो फ्यूज पिघल जाता है, जिससे हमारा परिपथ बच जाता है। दूसरा पूछ रखा है कि धारावाही प्रणालिका का उपयोग किन अवस्थाओं में स्थायी चुंबक प्राप्त किया जा सकता है और परिपथ आरेख बनाकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखेंगे, धारावाही प्रणालिका को स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रणालिका के भीतर कोई हम लौह पदार्थ या हम कह दें कि चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं और उसमें लगातार धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, लगातार उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे जो है आपके प्रणालिका के अंदर जो भी आपका लौह पदार्थ या फिर चुंबकीय पदार्थ स्टील या लोहा रखा है वो एक स्थायी चुंबक में बदल जाता है। ठीक है, आपका चित्र बनाया हुआ है जिसमें एक पाइप जो है, एक परावैद्युत पाइप जिसमें धारा ना बहे, हम या तो कह सकते हैं कि कागज़ का कोई पाइप ले लें। ठीक है, और उस पर क्या है, इस तरीके से हम तांबे के तार की कुंडली इस तरीके से लपेट देंगे, जिसके दो सिरे पर एक बैटरी लगा देंगे और प्रणालिका के अंदर जो है, इस प्रणालिका के अंदर हम कोई भी चुंबकीय पदार्थ या लोहा रखे और लगातार उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो एक वो स्थायी चुंबक बन जाएगी। ठीक है, इसका अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट बेटा कल आपको अगला पार्ट जो है आपका अपलोड करा दिया जाएगा कल। ठीक है, कल जो है आपका अगला पार्ट कराया जाएगा। तो बेटा वीडियो को सभी बच्चे जो है लाइक करें और सभी बच्चे जो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें। ठीक है।